हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके बीएससी नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए कंपलसरी टॉपिक है ड्रग बुक फाइल, ठीक है, या फिर ड्रग बुक असाइनमेंट। ठीक है, फाइल भी बोलते हैं इसको, असाइनमेंट भी बोलते हैं। तो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में खास करके आपको इसका असाइनमेंट आपके कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो हम लोग ईजिली देखेंगे कि ये जो ड्रग बुक है इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और इसको ईजिली हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग ड्रग लेके चल रहे हैं वो आपका सेफेलोस्पोरिन का है। ठीक है, तो जब भी हम किसी ड्रग को लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे हमारा आज हम सेफेलोस्पोरिन में भी ड्रग किसका लेके चल रहे हैं, सेफ्टिरियाजोन। ठीक है, आपको स्क्रीन के पीछे दिख रहा होगा सेफ्टिरियाजोन। ठीक है, एक्चुअली मैंने इसका सेपरेट लेक्चर डिटेल्स में बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इससे पहले भी मैंने एक ड्रग बुक बनाया हुआ है एमोक्सासिलिन के ऊपर, जो कि पेनिसिलिन का आपका ड्रग है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसे। ओके, तो क्लासिफिकेशन यानी पहला जो हमको है पेज पे, उस पर क्या लिखना होता है, क्लासिफिकेशन। तो जिस ड्रग के बारे में आज हम ड्रग बुक असाइनमेंट बनाने वाले हैं वो किस क्लासिफिकेशन का है, उसको इस तरह से इस फॉर्मेट में हमको क्या होता है लिखना होता है। जैसे हम सेफेलोस्पोरिन की बात करें तो ये 4 जनरेशन में बांटा गया है आपका, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। उसमें भी आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसमें आपको डिनोट किया गया, ओरल रूट से दे रहे हैं या फिर आपका पेरेंटेरियल रूट से दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मेट में क्लासिफिकेशन लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पेज होगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, जिस दवाई के बारे में लिख रहे हैं उसका ऊपर में सबसे हेडिंग में नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सेफ्टिरियाजोन लेके चला है तो मैंने सेफ्टिरियाजोन लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, आप कोई एक ब्रांड नेम, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है वो ब्रांड नेम का आप एक फिगर क्या करोगे, प्रिंट आउट करके, या फिर डायरेक्ट उस दवाई का आप अगर कार्टून में मिल जाता है तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका चिपका लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया है, आपको एक ही लेना है। जैसे मोनोसेप के बारे में आप लोग पहले से नोन होंगे, सेफ्टिरियाजोन का ही आता है या फिर जोन। ठीक है, ये 2 एंटीबायोटिक्स आप लोग काफ़ी टाइम यूज़ किए होंगे, इसलिए मैंने दोनों फिगर को यहाँ मेंशन किया हो। तो पहला पेज पे हमें क्लासिफिकेशन लिखना है, दूसरे पेज पे हमें क्या लिखना है, आपका जो फिगर है उसको, और उसमें कुछ नोट लिखना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, कुछ नोट लिखना है, मतलब कुछ एक स्पेशल फीचर उस ड्रग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस सेफेलोस्पोरिन इज इट्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका जो प्लाज्मा टी हाफ होता है, मतलब बॉडी से में जो इसका कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा के साथ वो 8 घंटे तक बना रहेगा। 8 घंटे के बाद इसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, एंड सो हाई एफिकेसी इन ए वाइड रेंज ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। और बहुत सारे सीरियस इन्फेक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टिरियाजोन को या फिर जो इसका इंजेक्शन आता है इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ठीक है, ये उसका आपका क्या हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स था जो हमने नोट में मेंशन कर दिया। ये 2 पेज आपका फिलअप करने के बाद हम आ जाते हैं अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट पेज पे। सबसे इम्पोर्टेंट पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक्चुअली एमोक्सासिलिन का है आपका, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और मैंने समझाने के लिए डिटेल्स में अच्छे से बनाया हुआ है। तो इस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पेज पे आपको सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें ड्रग नेम, ठीक है, दूसरा कॉलम पे आपको फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, तीसरा कॉलम में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चौथे में आपको इंडिकेशन, उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट और नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, मैंने अलग से यहाँ पे बनाया हुआ है समझाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही पेज पे लिखना है वो सातों चीज़ों को। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग लेक्चर पे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है ड्रग नेम। सेफेलोस्पोरिन में किसको लेके चल रहे हैं हम लोग, सेफ्टिरियाजोन को। तो हम लोग सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, आपका मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। ठीक है, ये जो ड्रग नेम जिसमें लिखा हुआ था उसका फॉर्मेट है। इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ब्रांड नेम लिखना है। तो ब्रांड नेम में जैसे मोनोसेप, जोन, आप किसी एक को भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब किस ड्रग के का वो ब्रांड नेम था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेफ्टिरियाजोन। ठीक है, जिस ड्रग का हम लोग लिख रहे हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम। ठीक है, उसके बाद वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा था, तो सेफेलोस्पोरिन के अंदर, उसमें भी आपका 3rd जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ड्रग का डिटेल्स लिख दिया, ड्रग का नेम लिख दिया। उसके अलावा इसमें हम लोग रूट भी मेंशन करते हैं। तो इसका रूट क्या है, आपका पेरेंटेरियल है। पेरेंटेरियल में भी जनरली IV देते हैं और IM देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग इसका डोज भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1 ग्राम BD। आप लोग देखे होंगे टाइफाइड के केस में क्या करते हैं हम लोग, मोनोसेप देते हैं 1 ग्राम BD। ठीक है, सुबह शाम चलाते हैं ना 1 ग्राम
मोनोसेप का है, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रन के केस में 75 से 100 mg लेना है पर केजी के हिसाब से। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्रग डिटेल्स या ड्रग नेम। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहला कॉलम भर लेना है। दूसरा कॉलम में आपका क्या दिया हुआ है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के पीछे अच्छे से, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पेज पे जाके देख सकते हो उसे, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली 4 चीज़ को लिखते हैं, ए एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म, ई एक्सक्रीशन। और आप लोग कोशिश करना जो भी ड्रग का ड्रग फाइल बनाओगे आप लोग या ड्रग बुक बनाओगे उसमें इसी 4 चीज़ को मेंशन करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ए को डिनोट करते हुए लिखा हुआ है बेल एब्जॉर्ब। एक्चुअली इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पेरेंटल रूट से दे रहे हैं, जनरल केस में इंट्रावेनस, तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या है, अच्छा है। बायोबिलिटी किसका, इसका कितना होगा, 100% होगा। इसका जो बायोबिलिटी है वो कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इनटू मोस्ट बॉडी टिश्यू, बहुत सारे बॉडी टिश्यू में इसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फ्लूइड में भी इसका कंसंट्रेशन बना हुआ रहता है, इंक्लूडिंग CSF, जो आपका ब्रेन में फ्लूइड होता है, सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, वहाँ पे भी इसका कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एम फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो पार्शियली मेटाबोलाइज इन लिवर, ठीक है। जनरली ये अनचेंज होकर भी जा सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेटाबोलाइज होगा भी नहीं भी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ई फॉर एक्सक्रीशन। तो दिया हुआ है एक्सक्रीटेड ऑकर्स इक्वली इन बोथ यूरिन एंड बाइल, प्लाज्मा टी हाफ 8 आवर्स, ठीक है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये बोथ यूरिन और बाइल, मतलब आपका यूरिन के साथ भी निकलेगा और आपका फीसेस के साथ भी ये बाहर आ सकता है, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग देख लिए। उसके बाद जो हमारा थर्ड कॉलम है इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, या फिर हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं इसको फार्माकोडायनामिक्स, मतलब जो हम दवाई लिए वो किस तरह से उस बैक्टीरिया को किल किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जितना भी ड्रग है, ठीक है, चाहे आप पेनिसिलिन के अंदर देखो या फिर सेफलोस्पोरिन के अंदर देखो, आपका दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाइंड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया लेके चल रहे हैं तो इसके सेल वाल पे आपका एक रिसेप्टर है मौजूद है जो कि क्या करता है, पेनिसिलिन टाइप के जो भी ड्रग है, ठीक है, सेफ्लोस्पिरिन हो या पेनिसिलिन हो, वहाँ पे जाके वो क्या किया, बाइंड किया, कहाँ पे, सेल वाल पे, ठीक है। इनविट सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसके कारण पेप्टिडोग्लाइकन जो कि इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट समझ सकते हो किसका, बैक्टीरिया के सेल वाल का, उसके सिंथेसिस को क्या किया, ये रोक दिया। रोकने के कारण क्या होगा, जो सेल वाल होगा बैक्टीरिया को वो धीरे धीरे क्या होगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। वीक होने के बाद अंडरगो ब्रेकेज, एक समय ऐसा आएगा कि टूट जाएगा, और टूटने के बाद सेल के अंदर का जो भी कंटेंट, जैसे ये सेल लेके चल रहे हैं, इसके अंदर आपका राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद बाहर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, बैक्टीरिया साइडल इफेक्ट, यानी बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ईजी वे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हो, या फिर अगर आप लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके टीचर्स के द्वारा लैंग्वेज में पढ़ाया गया तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 3 कॉलम के बारे में मैंने बता दिया अच्छे से। ड्रग नेम, इसमें हम लोग ड्रग का नेम और डिटेल्स लिख देते हैं, जैसे आपका रूट हो गया और डोज हो गया। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें फोकस करना है किस पे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमें देखना है कि किस तरह से वो ड्रग लेने के बाद वो अगर एंटी माइक्रोबियल का ड्रग है तो बैक्टीरिया को किस तरह से किल कर रहा है, माइक्रोबियल किस तरह से किल कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाकी के जो कॉलम बचे हुए हैं, उसमें आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंडिकेशन, मतलब फार्माकोडायनामिक्स के बाद हमें क्या लिखना है, इंडिकेशन। इंडिकेशन के बारे में मैंने बताया हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेज, मतलब कहाँ कहाँ उस दवाई का यूज करना, और आपको सिर्फ और सिर्फ डिजीज कंडीशन लिखना, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ओवरऑल लिखना है कि बैक्टीरिया को मारता है, फंगस को मारती नहीं, आप डिजीज कंडीशन डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो यूजेज में, बेटर रहेगा वो, ठीक है। जैसे सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है मेनिंजाइटिस, उसके बाद मल्टी रेसिस्टेंट टाइफाइड, उसमें यूज करते हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI के केस में यूज करते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल सेप्सिस के केस में यूज करते हैं, ठीक है। सेप्टिसेमिया के केस में यूज करते हैं। सर्जिकल प्रोफाइलिसिस में भी यूज करते हैं। गोनोरिया और कैनकोराइड, ये आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्जिकल प्रोफाइलिसिस, अगर आप लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी किए होगे तो एट द टाइम ऑफ सर्जरी या आफ्टर सर्जरी हम लोग जोन चलाते हैं, ठीक है, कि जो आपका जोन होता है वो चलाते हैं, तो वो प्रोफाइलिसिस के लिए होता है। मैंने सेपरेट लेक्चर इस पर भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, इंडिकेशन में सिर्फ और सिर्फ डिजीज कंडीशन लिख देना, और इजी वे में आपको पढ़ने में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सेफ्लोस्पिरिन का सेफ्ट्रियाजोन को अगर आप लोग को याद रखना है तो आप लोग इसे MUST करके भी याद रख सकते हो। अगर
अगर यूजेज में आपको याद रखना है तो MUST, M फॉर मेनिंजाइटिस, U फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, S फॉर आपका सेप्सिस, ठीक है, जो या फिर आपका सेप्टिसीमिया जो कि ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है, या फिर T फॉर टाइफाइड, ठीक है। तो MUST करके भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम है इसका वो आपका दिया हुआ है कंट्रा इंडिकेशन। क्या दिया हुआ है? कंट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम वो दवाई उसको प्रीफर नहीं करेंगे या वो दवाई हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर आपका पेनिसिलिन, सेफ्लोएस्प्रिन आ रहा है, अगर उसके से आपको क्या है हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका दवाई नहीं देंगे, मतलब सेफ्टेरियाजोन नहीं देंगे। इसके अलावा नॉट यूज विथ पेनिसिलिन, इसको क्या करते हैं सेपरेटली यूज़ करते हैं। जहाँ पेनिसिलिन दे रहे हो वहाँ पे हम लोग सेफ्लोएस्प्रिन का दवाई नहीं देंगे, तो उस केस में भी ये क्या रहेगा, कंट्राइंडिकेटेड रहेगा। अब आ जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट भी आपको सिंपली लिखना है, ठीक है। कुछ आपको कॉमन एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो हर एक ड्रग के आते हैं वो लिखना है, और कुछ स्पेशल जो कि अगर बुक में मेंशन किया हो या टीचर्स के द्वारा आपको लेक्चर में मेंशन किया गया हो तो उसे भी लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लेके चला है, कॉमन की बात करें तो पेन, स्वेलिंग, रेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इंजेक्शन देंगे वो सब। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो अच्छे से समझना, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, प्रोथ्रोम्बिन आपका क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थ्रोम्बिन का नाम आप लोग सुने होंगे। इमिया वर्ड का मतलब क्या होता है आपका ब्लड, ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्लड में किसकी कमी हो रही है, थ्रोम्बिन की, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड क्लोट नहीं होगा। और जो दूसरा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा वो उससे रिलेटेड क्या है आपका, ब्लीडिंग, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट में आपको हीमोलाइसिस भी देखा गया है, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया है। ओके, तो एडवर्स इफेक्ट में हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल लिखना है और कुछ कॉमन भी लिख के काम चला सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट वन, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना दो चीज़ इसमें कोशिश करना मेंशन करने का। एक, हम लोग दवाई देने से पहले क्या क्या चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, और दवाई देने के बाद किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेन पेशेंट एलर्जिक हिस्ट्री, हमें उससे पूछ लेना है कि पेशेंट का पहले ये जो दवाई आप यूज़ किए हो तो इससे एलर्जी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उसको पूछ लेंगे। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ एन एलर्जी, और जो भी इसका एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, या एलर्जिक आपको पता है कि इसके कारण इसको एलर्जी हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका वेरी करेगा, हर एक ड्रग के साथ अपना अपना करता है, ठीक है। तो सिंपल है आपका, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और इजी वे में आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो और भी लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।